Very good morning to all of you. If you guys are able to hear my voice clearly, please do raise your hands. Okay, thank you so much, everybody. Please lower down your hands. I hope you all are safe at your places and your family are in a safe position. Okay, class. Once again, a very good morning to all of you. This is Abhilasha Hata, your political science teacher. So class, today we all are going to start our new topic of your chapter, US hegemony in world politics, and the name of your topic is what is hegemony or what does hegemony mean? Okay, so previous classes में हमने देखा we talk about the invasion of Iraq, first Gulf War, second Gulf War, after that 9/11 war. एक बैकग्राउंड देखा था हमने कि क्या बैकग्राउंड रहा है, कैसे वॉर्स हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, ठीक है, उसमें यूएस का क्या रोल रहा है, हमने वो सारी चीजें देखी. Okay, so today we are going to start with a new term or a new topic, that is what does hegemony mean. Okay, before that एक मैचअप कर लेते हैं, ठीक है. Just okay, now match the following. On Operation Infinite Reach, who will tell me Operation Infinite Reach? मैच कीजिए, चलिए बेटा जल्दी जल्दी से. अरे किसी को नहीं पता ऑपरेशन इन्फिनिट रीच किससे बिलोंग करता है? वॉर अगेंस्ट अलकायदा एंड तालिबान, कोalition ऑफ द विलिंग, मिसाइल अटैक ऑन सूडान, फर्स्ट गल्फ वॉर. ऑपरेशन इन्फिनिट रीच क्या था? अच्छा, ऑपरेशन इन्फिनिट रीच में आपको बताती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ. ऑपरेशन इन्फिनिट रीच जब यूएस एम्बेसी में मिसाइल अटैक किया था, अलकायदा ने एक टेररिस्ट अटैक किया था, तो उसके बाद बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इन्फिनिट रीच जो है वो लगाया था. तो ऑपरेशन इन्फिनिट रीच क्या है, कहाँ कहाँ पे टारगेट्स किए थे अलकायदा ने? सूडान और अफगानिस्तान को टारगेट किया था. सो दिस ऑपरेशन इन्फिनिट रीच इज द मिसाइल अटैक ऑन सूडान. बेटा थोड़ा सा आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, जितना पढ़ाती हूँ उतना तो पढ़ लिया करो, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये. ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम. यस हर्षिता केशवानी. Ma'am, it's war against Al-Qaeda and Taliban. तालिबान, यस. 9/11 अटैक के बाद जब यूएस ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, दैट ऑपरेशन वाज नेम्ड एज ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, एंड उन्होंने अलकायदा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान है, उनके अगेंस्ट में ये ऑपरेशन लॉन्च किया था. वेरी गुड हर्षिता. नाउ नेक्स्ट, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म. ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म. यस पीयूष, प्लीज अनम्यूट योर डिवाइस. Good morning, ma'am. Maybe first Gulf War जो Jan 91 से Feb 91 yes तक. yes, फर्स्ट गल्फ वॉर. जब फर्स्ट गल्फ वॉर इराक ने कुवैत को इन्वेड कर लिया था, एंड आफ्टर दैट एक ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड लगाया था यूएस ने, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा. देन 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म यूएस ने लगाया था. ठीक है. नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन इराकी फ्रीडम. ये तो आप सभी बता देंगे. ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, कोalition ऑफ द विलिंग. यूएन जब यूएस इराक को इन्वेड करना चाहता था, यूएन के पास वो गया परमिशन के लिए, और यूएन ने मना कर दिया था. तो उसके बाद वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ने जो है अपनी विलिंग से
यूएस के साथ अलायंस बनाई, कोalition बनाया और इराक को इन्वेड करने में हेल्प की थी। ठीक है, अब जब 2003 मार्च 2003 में यूएस ने इन्वेड कर लिया था इराक को, वहां पे एक ऑपरेशन कर दिया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है लॉन्च कर दिया था। ओके, so now our topic starts. For our topic, what does hegemony mean? So hegemony, I already told you, hegemony, it is like dominance of one state over other is hegemony. Now, so in politics, politics is a struggle for power. It is all about power. Either we talk about individuals, we talk about groups, we talk about organization, all wanted to gain and retain power. ठीक है, इंडिविजुअल्स ले लो, ग्रुप्स ले लो, ऑर्गेनाइजेशंस ले लो, ठीक है, स्टेट्स के बीच में ले लो, नेशन के बीच में ले लो, सब क्या चाहते हैं पॉलिटिक्स में? पावर को रिटेन करना चाहते हैं, पावर को गेन करना चाहते हैं। ठीक है, हम वर्ल्ड में देखते रहते हैं बहुत सारी जो नेशंस हैं, ठीक है, चलो हम पहले अपने नेशन की बात करते हैं। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं कुछ ना कुछ करती रहती है जिससे कि उनको पावर मिलते रहे। ठीक है, तो अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी अगर बात करें तो कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज कॉन्स्टेंटली वो टेक्नोलॉजिकली या कुछ भी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे कि उनको क्या मिलते रहे? पावर मिलती रहे। ठीक है, दे वांटेड टू गेन एंड रिटेन पावर। सो पॉलिटिक्स इज नथिंग, पॉलिटिक्स इज जस्ट अ स्ट्रगल फॉर पावर। इट इज ऑल अबाउट पावर एंड दिस पावर, ये जो पावर है किस फॉर्म में है? दिस पावर इज इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल क्लाउड, इकोनॉमिक पावर, कल्चरल सुपीरियोरिटी। ये पावर जो है इन चार फॉर्म्स में है। मिलिट्री पावर, ऑल नो कि आर्म्स रेस जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पॉलिटिकल क्लाउड या पॉलिटिकल अथॉरिटी, क्लाउड मींस अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, पॉलिटिकल क्लाउड हो गया। इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पैसा ही पैसा। ठीक है, कल्चरल सुपीरियोरिटी, एवरीबॉडी इज लाइक हमारा कल्चर इज सबसे बेस्ट, तो कल्चरल सुपीरियोरिटी को लेके, तो इन चीजों, ये चार ही चीज है जिनके पीछे जो है पॉलिटिक्स की पावर जो है घूमती रहती है। पॉलिटिक्स में सब लोग क्या है, इन्हीं के लिए क्या है, गेन करना चाहते हैं कि हमारा मिलिट्री पावर इस फॉर्म में शो करते हैं कि वी आर पावरफुल, की वी हमारा जो मिलिट्री है सबसे सुपीरियर है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, बहुत अच्छा है। पॉलिटिकली वी आर वेरी गुड इन डिसीजन मेकिंग पावर्स। ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी है। इकोनॉमिकली बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत रिसोर्सेज है हमारे पास, वी हैव ह्यूमन रिसोर्सेज, वी हैव natural resources, so our land is full of resources. Cultural superiority, like हमारा culture is best, हमारा religion is best. So इन चारों चीजों पे जो पावर एक गेन करना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या करती है, इन चारों चीजों में अपनी पावर को गेन करना चाहती है। ठीक है, तो दिस इज लाइक काइंड ऑफ, वी विल अंडरस्टैंड दिस हेगेमनी. Now we will understood this concept of hegemony through the distribution. So distribution of power. Now if we talk about if we wanted to understand this term hegemony in world politics, it is necessary that we understand the distribution of power among, for example, Cold War era, 1945 to 1991 is considered as the Cold War era. Two superpowers थी, कौन सी? US and USSR. These were the two superpowers. ये कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे ये दोनों जो थे सुपर पावर्स थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, और यू कैन से सोवियत यूनियन। ओके, सो यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड वाइड परफेक्ट बैलेंस ऑफ पावर सिचुएशन। ये आप बोल सकते हो एक परफेक्ट बैलेंस था पावर सिचुएशन को लेके। दो पावरफुल जो है, दो पावरफुल कैंप्स हैं। ठीक है, और
वो क्या कर रहे हैं, 1945 से 1991 का जो एरा है, दो पावरफुल आपकी बोल सकते हो दो पावरफुल कैंप्स है, और यहाँ पे क्या है, कुछ लोग यूएसए के साथ है, कुछ लोग यूएसएसआर के साथ है, और ये जो सिचुएशन हमें दिखती है, ये दिस सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज, बोल सकते हैं दिस सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज परफेक्ट बैलेंस ऑफ पावर सिचुएशन, ठीक है, एक परफेक्ट बैलेंस माना जाता है। But what happened after, or you can say use the term bipolarity, ठीक है, bipolar world, ठीक है, बाई मीन्स दो और पोलर मीन्स लाइक पावर, तो बाईपोलर वर्ल्ड जो वर्ल्ड है वो टू पावर्स में जो हो चुका था, डिवाइड हो चुका था, और यहाँ पे इक्वली दो कैंप्स के बीच में जो है पावर्स डिवाइड थी। But the collapse of Soviet Union left the world with sole superpower or hyperpower United States of America. 1991 दिसंबर 1991 में आपका यूएसए का क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेशन हो गया था, ठीक है, सॉरी सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, और वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर रह गई थी, दैट हाइपर पावर बोल दो या फिर सोल सुपर पावर बोल दो, एंड दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड दिस सिस्टम, इस सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिपोलर सिस्टम बोल सकते हैं। यूनि मीन्स वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनि, यूनि मीन्स वन, बाई मीन्स टू, ठीक है, तो दिस सिस्टम इज नोन एज यूनिपोलर सिस्टम। यस पीयूष। मैम सोल सुपर पावर क्या होता है? ओके, सोल सुपर पावर, सोल मीन्स अकेला, सोल मीन्स सिंगल, सुपर पावर यू ऑल नो मतलब जो सबसे सुपीरियर है, सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर बोल सकते हो, हाइपर पावर बोल सकते हो, सुपरमैन या जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, दैट इज सुपर पावर। तो जो यूएसए है अब वो सिंगल पावरफुल नेशन रह चुका था, ठीक है। नाउ आई होप आपको समझ आ गया है। तो ये जो यूनिपोलर सिस्टम है, ये सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद, डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो यूएसए एक सुपर पावर रह गया था, एक सोल सुपर पावर रह गया था, या हाइपर पावर बोल दो, और इसी सिस्टम को क्या जो हमारा वर्ल्ड है यूनिपोलर सिस्टम में क्या हो चुका था, कन्वर्ट हो चुका था, क्योंकि जो अब मेन पावर है, जो मेन डोमिनेंस आप बोल सकते हो, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, वो किसके पास रह गई थी, वो डोमिनेंस जो है यूएसए के पास रह गई थी। वर्ड यूज कर रहे हैं पोलर, पोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, ठीक है। दिस टर्म इज समथिंग, दिस पोल टर्म इज दिस, द आइडिया ऑफ पोल इज डिराइव फ्रॉम फिजिक्स, फिजिक्स से जो है डिराइव हुआ है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस, वी आर स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस। सो पोल इज समथिंग, आप सबने पढ़ा भी है अपनी अर्लियर क्लासेस में कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, इट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू फिजिक्स। So that's why we are not using the term pole here, ठीक है, we are not saying the world as unipolar world or the bipolar world. Instead of unipolar we are using this term hegemony, ठीक है। so ये जो so most powerful, so most appropriate term to describe center of power is hegemony, ठीक है। so instead of this pole term we are using this term hegemony. Now what is the history of hegemony, or what is the meaning of hegemony? Now just look at the next slide. Hegemony is the political, economical, military or cultural predominance or control of state over others. What is hegemony? Hegemony is the political, economical, मिलिट्री और कल्चरल डोमिनेंस और प्रीडोमिनेंस बोल लो, या फिर आप बोल दो प्रीपॉन्डरेंस बोल लो, ठीक। तो ऐसी पावर जिसमें, जहां पे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्री और कल्चरली जो है एक स्टेट का डोमिनेंस है दूसरे स्टेट्स में, that is known as hegemony, ठीक है। this is the definition of hegemony. And if we go back to the roots of the word hegemony, or we can say origin जो है hegemony का, वो ग्रीक टर्म से लिया गया है hegemonia,
which means dominance over. ठीक है, hegemonia. Now बेटा ग्रीक में क्या होता था, this word hegemonia or hegemony implies the leadership or predominance of one state and was originally used to denote the preponderance position of Athens. ठीक है, अब ग्रीक में एंशियंट टाइम्स में जो ग्रीक में सिस्टम चलता था वो कैसा चलता था, हेगेमोनी का सिस्टम था. ठीक है, वहां पे एथेंस जो था सबसे पावरफुल, कुछ सिटी स्टेट्स जो है वो सबसे पावरफुल माने जाते थे और वो क्या करते थे, डोमिनेट करते थे दूसरे स्टेट्स को. ठीक है, सिटी स्टेट्स का मतलब हो गया कि एक इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग कंट्री जो टोटली जो है इंडिपेंडेंट है अदर बॉर्डर से, दैट इज नोन एज सिटी स्टेट्स. ओके, तो सिटी स्टेट्स जो एथेंस है ग्रीक में, एथेंस जो है उसको सबसे पावरफुल माना जाता था. ठीक है, वो दूसरे स्टेट्स को क्या करती थी, डोमिनेट करती थी, अपने अकॉर्डिंग गवर्न करती. तो ये जो हेगेमनी टर्म है हमने पॉलिटिक्स में वहीं से ग्रीस, एंशियंट टर्म ग्रीक हेगेमोनिया से ही लिया है, ग्रीस से. ओके, सो नाउ we will talk about US hegemony, or we will like understand this hegemony in three terms. Like in this contemporary world, we will understand this concept of US hegemony in three very different terms. First one is hard power, second one is structural power, and the third one is soft power. ठीक है, we divided this US hegemony. Hard power मतलब मिलिट्री पावर बोल दो, स्ट्रक्चरल पावर आप पॉलिटिकल पावर बोल दो. ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर. एंड सॉफ्ट पावर इज समथिंग लाइक कल्चरल पावर या फिर रिलीजन, इससे रिलेटेड बोल दो. ठीक है, so we will talk about US hegemony one by one with these three concepts: hard power, structural power, and soft power. So hegemony as hard power. Okay, so now the relation patterns and balances of military capability between states. The relation patterns and balance of military capability between states. Hegemony as a hard power means the relation. ठीक है, ये जो relation pattern है कि military capability different states. Here state means different countries or nation. जो different states, different countries है, उनके साथ जो बैलेंस है मिलिट्री कैपेबिलिटी का, जो बैलेंस है, कौन कितना केपेबल है, उस चीज को लेके हम क्या है, यूएस हेगेमनी को, यूएस डोमिनेंस को समझते हैं, हार्ड पावर, मिलिट्री पावर. ओके, सो नाउ जो स्पेशली जो मिलिट्री डोमिनेंस है, ठीक है, इट इज एप्लीकेबल. देयर इज अ टर्म मेंशन्ड इन योर बुक, जर्मेन. जर्मेन मींस एप्लीकेबल टू द करंट पोजीशन एंड रोल ऑफ द यूएस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. कि ये जो मिलिट्री डोमिनेंस है यूएस की, वो ऑल अदर कंट्रीज में बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो एप्लीकेबल है. हमने स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर में आयशा का एक एग्जाम्पल पढ़ा था. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था आयशा के बारे में कि आयशा कहाँ से बिलोंग कर रही थी. आयशा बगदाद से बिलोंग कर रही थी. ठीक है, ईरान में रहती थी. ईरान की कैपिटल है बगदाद. बगदाद से बिलोंग करती थी, सॉरी इराक. ठीक है, इराक से बिलोंग करती थी, बगदाद से बिलोंग करती थी, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रही थी. बट समहाउ क्या हुआ, उसका एक यूएस ने जब मिसाइल अटैक किया था तो उसका जो एक लेग है वो क्या हो गया था, शी बिकेम डिसेबल. मे बी उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो, या स्पिरिट बोल सकते हो, वो ब्रेक नहीं हुई, बट उसकी जो उसको फिजिकली डिसेबल कर दिया था यूएस ने. तो नाउ जस्ट लुक एट द पावर कि यूएस जो है कितना पावरफुल है कि उसने एक दूसरे कंट्री की एक छोटी सी लड़की जो पढ़ाई कर रही थी उसको डिसेबल कर दिया अपने मिसाइल अटैक से. ठीक है, सो हम समझते हैं ये कैसे किया. नाउ द बेडरॉक ऑफ contemporary US power lies in the overwhelming superiority of its military power. Bedrock of contemporary, bedrock
वैसे तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक के लिए टर्म यूज किया जाता है बेड रॉक, बट यहाँ पे फिगरेटिव यूसेज है बेड रॉक का। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस। जो यूएस का मिलिट्री पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एक्सट्रीमली सुपीरियर है, उसका एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग जो बेस बोल सकते हो, रूट बोल सकते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिलिट्री जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है यूएस की। So the military capability that can hit at any point on the place accurately. US क्या on the planet accurately. US अपने लैंड में बैठे बैठे किसी भी प्लैनेट के किसी भी हमारे प्लैनेट के किसी भी एरिया में किसी भी कंट्री में एक्यूरेट क्या कर सकता है, एक निशाना लगा सकता है, और वहां पे बैठे बैठे किसी भी कंट्री को, किसी भी लैंड को, किसी भी एरिया को वो क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है, या फिर एक पहुंच सकता है, ठीक है। और वो कैसे, मैंने वर्ल्ड तो बहुत बड़ी बात बोल दी, वो इवन यूएस चाहे ना कि यूएस को आपके घर को निशाना लगाना है, यूएस इतना केपेबल है कि वो आपके अपने लैंड में बैठे बैठे हमारे घर को या फिर आपके घर को निशाना बना सकता है, ठीक है। वो पहुंच सकता है, हिट कर सकता है आपके घर को। तो आप देख रहे हो यूएस का मिलिट्री पावर कितना स्ट्रांग है। तो ये मैं एब्सोल्यूट टर्म में बोल रही हूँ कि यूएस की जो हमने पावर है उसको यूएस का अमेरिकन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डोमिनेंस है, मिलिट्री डोमिनेंस, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में बोले या रिलेटिव टर्म में बोलो, दोनों ही टर्म में जो है यूएस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब कि अनलिमिटेड हो गया, तो यहाँ पे हमने अनलिमिटेड क्या है, अपने लैंड में बैठे बैठे उसका इतना मिलिट्री स्ट्रांग है कि वो किसी भी लैंड में, किसी अर्थ के किसी भी कोने में कहीं पे भी अटैक कर सकता है, हिट कर सकता है। तो टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस्ड हो चुका है यूएस, ठीक है। सो इवन जो राइवल्स हैं, ठीक है, उनके फोर्सेस को वो क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डरते हैं जो उनके ओपोनेंट्स है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यूएस कहीं पे भी बैठे बैठे कहीं पे भी हिट कर सकता है तो उनके राइवल्स को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेगी, क्योंकि वो तो कहीं पे भी बैठ के यूएस तो उनको अटैक कर देगा, राइट। सो लार्ज चंक ऑफ पेंटागन बजट, अगर हम रिलेटिव टर्म में बात करें तो लार्ज चंक ऑफ पेंटागन बजट, पेंटागन के बारे में 9/11 अटैक में बताया था। पेंटागन जो है वर्जीनिया में एक बिल्डिंग का नेम है जो यूएस डिफेंस हेडक्वार्टर्स का नाम है, ठीक है, पेंटागन बिल्डिंग। So the large chunk of Pentagon budget goes into military research and technological development, or you can say qualitative development हो रही है। जो यूएस का डिफेंस है, पेंटागन बजट है, उसका जो लार्ज चंक, मोस्ट ऑफ द जो उसका बजट है वो मिलिट्री रिसर्च और मिलिट्री डेवलपमेंट में जाता है। इफ आई टॉक अबाउट 2020, ठीक है, इन द यूएस डॉलर 738 बिलियन जो है मिलिट्री बजट था आपका यूएस का, ओनली मिलिट्री बजट। और ये वर्ल्ड का सबसे आप बोल सकते हो हाईएस्ट, यूएस ऐसी कंट्री है जो सबसे हाईएस्ट बजट पैसा लगाती है मिलिट्री पे अपनी। तो ये एक जो ये क्वालिटेटिव गैप है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजिकली आप बोल सकते हो एक टेक्नोलॉजिकली कैस्म that no other power can present conceivably span। एक टेक्नोलॉजिकली आप बोल सकते हो गल्फ बोल दो कि खाई बोल दो, कि इतना डेवलप कर दिया है यूएस ने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली, और मिलिट्री में इतनी रिसर्च कर ली है, मिलिट्री में इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि कोई भी कंट्री अगर मिलिट्री 12 नेक्स्ट पावरफुल जो कंट्रीज है अगर उनको कंबाइंड करके भी अगर हम देखें ना तो यूएस के वो इक्वली नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो जितना यूएस अकेले स्पेंड कर रहा है अपने मिलिट्री में, उतना जो 12 मोस्ट नेक्स्ट कंबाइंड कंट्रीज है, पावरफुल कंबाइंड कंट्रीज, जितना अपने मिलिट्री में स्पेंड कर रही है, उसको मिला के भी यूएस जो है
हम उतना फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, यूएस के इक्वल नहीं आ पा रहे हैं। मैंने आपको बजट भी बताया, यूएस का 2020 का जो बजट था, मिलिट्री बजट था, वो था US डॉलर 738 बिलियन, ठीक है। और उनके जो मिलिट्री है अलोन, वो कितना जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 3%। 3% अलोन जीडीपी में जो है मिलिट्री कंट्रीब्यूट कर रही है। तो सोच लो कि यूएस का जो एक मिलिट्री पावर है या आर्म्स रेस है, वो कितना स्ट्रांग है। नाउ जस्ट लुक एट दिस ग्राफ मेंशन्ड इन योर बुक। देखो, दिस इज यूएस, ये 2018 का ग्राफ है आपका। मिलिट्री बैलेंस 2018, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज लंदन, ठीक है, सोर्स वहां से लिया गया है। दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स, और टॉप 15 डिफेंस बजट्स जो है अकॉर्डिंग टू 2017, ठीक है, यूएस डॉलर बिलियंस में मेंशन किए गए हैं। जो फर्स्ट कंट्री है आपकी यूएसए, आफ्टर दैट चाइना, ठीक है, चाइना, सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इजराइल एंड इराक, ठीक है। ये टोटल अपने टोटल 15 डिफेंस हमने कंट्रीज ले ली। यूएस अलोन 602.8 बिलियन यूएस डॉलर बिलियन जो है अपने मिलिट्री में या अपने डिफेंस के बजट, डिफेंस का बजट है इनका, मिलिट्री का बजट है। और इन कंट्रीज का देखो, चाइना का 150.5, अब देखो बैलेंस देख लो, सेकंड नंबर पे है चाइना, और यूएस का और चाइना का डिफरेंस देख लो कितना है, लाइक 5 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स ज्यादा जो है इसका डिफरेंस है, ठीक। 76.7, 61.2 बिलियन, इंडिया का 52.5। तो 12 कंट्रीज को अगर हम मिला भी देना, 12 पावर्स को, नेक्स्ट 12 पावर्स को मिला भी दे और उनका मिलिट्री बजट इंक्लूड भी कर देना, तब भी यूएस के साथ जो है वो उनके बजट में डिफीट नहीं कर सकते। सो दिस इज यूएस हेगेमनी एज हेड पावर, कि एब्सोल्यूट टर्म में वो इतना केपेबल है कि वो कहीं पे भी बैठे बैठे किसी को भी हिट कर सकता है। और रिलेटिवली अगर दूसरे कंट्रीज से अगर हम यूएस को कंपेयर करते हैं, तो उसका अकेले का ही बजट इतना है कि और दूसरी कंट्रीज को, 12 कंट्रीज को भी अगर कंबाइन करके हम उनका बजट देख लेना, वो मिलके भी जो है यूएस को compete नहीं कर सकती है, ठीक है। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इन्वेजन ऑफ इराक, ठीक है, अब थोड़ी वीकनेस की बात कर दे कि हम अगर हराना चाहें या कुछ है तो कैसे देख सकते हैं। The US invasion of Iraq reveals several American vulnerabilities, ठीक है, कहीं ना कहीं अमेरिका की जो वीकनेस थी इन्वेजन ऑफ इराक के टाइम पे हमें पता चली थी। and to fully understand American weakness, we need to have a historical perspective। एक historical perspective का होना बहुत जरूरी है। imperial powers, ठीक है, through history have used military forces to accomplish only 4 tasks। जो हमने historically देखा है कि ये जो इंपीरियल पावर क्या होता है, जब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डोमिनेंस, जब पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आप किसी स्टेट को डोमिनेट करते हो, दैट इज नोन एज इंपीरियल पावर। और यूएस ने इराक को इन्वेड करने की और उसमें वहां पे इन्वेड करने की कोशिश की। तो एट दैट टाइम वी हैव सीन कि जो इन्वेजन था मिलिट्री फोर्सेस का जो यूज किया गया था, वो 4 टास्क के लिए किया गया था। फर्स्ट टू कॉन्कर, सेकेंड टू डेटर, टू पनिश एंड टू पॉलिश। ओके, कॉन्करेंस और डेटरेंस में तो फिर भी ठीक है, ठीक है। एज द इराक इन्वेजन, अमेरिका की जो कैपेसिटी थी, ठीक है, इराक अमेरिका की जो कैपेसिटी थी, मिलिट्री आर्म्स थे, उसको compete भी नहीं कर पा रही थी। इट वाज लाइक फॉर्मिडेबल, ठीक है। बट हम उसी टाइम पे देखते हैं कि यूएस कैपेबिलिटी टू deter and to punish is self evident। US capability thus far been shown to have
सीरियस वीकनेस इन पॉलिसिंग एंड ऑक्यूपाइंग टेरिटरी। हमने उस टाइम पे देखा कॉन्क्वर, डेटरेंस इन्होंने कॉन्क्वर कर लिया, डेटर कर दिया, इवन पनिशमेंट भी दे दी, बट पॉलिसिंग कि एक कंट्री को ऑक्यूपाई करने में जो यूएस की टेरिटरी थी, मिलिट्री जो थी, वो कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट था। इराक के इन्वेजन के टाइम पे देखा कि यूएस ने इराक को इन्वेड नहीं कर पाई, लास्ट में हार के उसको जाना ही पड़ा। और यूएस ने जब सदाम हुसैन को पकड़ लिया, ट्रायल दे दिया, एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद वहां पे सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई थी, सिविल वॉर की सिचुएशन अराइज हो गई थी। तो एट लास्ट ये जो टॉपिक है यूएस हेगेमनी एज हार्ड पावर, ये बोलना चाह रहा है कि मिलिट्री रेस से आप कॉन्कर कर सकते हो, डेटर कर सकते हो, पनिशमेंट भी दे सकते हो, बट किसी टेरिटरी को आप फोर्सफुली ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो। मिलिट्री इज नॉट द बेस्ट वे टू, नॉट, it is one of the way, but it is not the best way to conquer or occupy any territory. Okay, so this is one of the weakness आप बोल सकते हो कि वीकनेस बोल सकते हो कि मिलिट्री जो है किसी एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए बेस्ट नहीं है। ओके